बच्चों आपको 4 ऑप्शंस गिवन है और हमने बताना है आपको कि कौन सा एक ऑप्शन है जो कि बैलेंस शीट बनाते समय तो करंट एसेट के अंदर इंक्लूड किया जाता है, मगर करंट रेशियो निकालते समय करंट एसेट में से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, बैलेंस शीट बनाते समय तो करंट एसेट में इंक्लूड किया जाता है उसको, मगर करंट रेशियो निकालते समय करंट एसेट्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। क्या वो डेटर्स है, क्या वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, क्या वो लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स है, क्या वो प्रीपेड एक्सपेंस है? इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो मैं बता दूं बच्चों, इनमें से लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स ही वो ऑप्शन है जिसको करंट रेशियो निकालते समय करंट एसेट से माइनस करते हैं, मगर बैलेंस शीट बनाते समय करंट एसेट के अंदर शो करते हैं अंडर द हेडिंग इन्वेंट्री। फ्रीडम टू चूज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन रेफर्स टू विच लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? यानी कि अगर आपको डेप्रिसिएशन में कौन सा मेथड चूज़ करना है इसकी फ्रीडम दी जाती है, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की एक लिमिटेशन है। अब इनमें से ये कौन सी लिमिटेशन है ये आपको बतानी है। क्या वो हिस्टोरिकल एनालिसिस वाली लिमिटेशन है, क्या वो क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट इग्नोर करने वाली लिमिटेशन है, क्या नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस वाली लिमिटेशन है, क्या इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस वाली लिमिटेशन है? तो बच्चों फ्रीडम ऑफ चॉइस से आप समझ लीजिए, यानी कि पर्सन ए कोई और मेथड यूज़ कर सकता है, पर्सन बी कुछ और मेथड यूज़ कर सकता है, पर्सन सी कुछ और मेथड यूज़ कर सकता है, चूज़ कर सकता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर पर्सनल बायस इन्वॉल्व हो जाता है जब आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस दे दी जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस है वो आपको डेट टू इक्विटी रेशियो दे रखा है 3:1। आपको उसके बाद 4 ट्रांजेक्शन्स दे रखी हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन जो है हमारे रेशियो को डिक्रीज करेगी। ठीक है बच्चों, रिड्यूस करेगी। तो पहली ट्रांजैक्शन है इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश। अब इसमें इन्वॉल्व है एक नॉन करंट लायबिलिटी और एक करंट एसेट। ठीक है बच्चों, तो करंट एसेट से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो डेट टू इक्विटी रेशियो और बढ़ जाएगा, बिकॉज डेट आपका न्यूमरेटर साइड में आता है डेट टू इक्विटी रेशियो में। सही है बच्चों, तो इससे तो रेशियो बढ़ जाएगा। ऐसी जब आप डिवेंचर्स वेंडर को इशू करते हैं तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट एक नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी और एक नॉन करंट एसेट बढ़ जाएगा। अब नॉन करंट एसेट से तो रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ने से हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, अब तीसरी ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, यानी एक करंट एसेट है गुड्स और एक करंट लायबिलिटी है क्रेडिटर। तो इससे तो हमारे डेट टू इक्विटी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन पे। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर ₹2 लाख, इससे एक कैश बढ़ जाएगा यानी करंट एसेट, और एक बढ़ जाएगा शेयर होल्डर फंड, यानी कि हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो का डिनोमिनेटर। और जब सिर्फ डिनोमिनेटर बढ़ता है तो रेशियो कम हो जाता है। तो दिस इज द राइट आंसर, जिसकी वजह से रेशियो डिक्रीज होगा। बच्चों आपको बताना है कि इन फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट में से क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्या पहली सही है दूसरी गलत, या फिर पहली गलत है दूसरी सही, या दोनों ही गलत हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टेटमेंट 1 कुछ इस तरह से है कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की सेल से कोई कैश का फ्लो नहीं होता है। दूसरी स्टेटमेंट्स है कि डिबेंचर्स को जब आप कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू करते हैं तो उससे कैश का फ्लो होता है, यानी इनफ्लो होता है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को बेचने से कैश में कोई फ्लो नहीं हुआ करता है। ठीक है, ना ही इनफ्लो ना ही आउटफ्लो। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि जब आप डिबेंचर्स को कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू करते हैं तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट कोई कैश का ना ही इनफ्लो होता है ना ही कैश का कोई आउटफ्लो होता है। देयर इज़ नो फ्लो ऑफ कैश। ठीक है बच्चों, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में यही कहा गया है कि स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। क्लियर बच्चों? तो इस बात को याद भी रखिएगा, डिबेंचर के जब हम डिबेंचर को कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू करते हैं उससे कोई कैश का फ्लो नहीं होता है, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को खरीदने बेचने से भी कोई कैश का फ्लो नहीं होता है। इस बात को याद रख लीजिए, बहुत काम आएगा कैश फ्लो में। बच्चों अगर कंपनी
बोनस शेयर इशू करती है तो क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट? ठीक है बच्चों, क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? दिस इज ऑप्शन नंबर ए। क्या ये एक इनफ्लो कहलाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में? क्या ये इनफ्लो कहलाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में? या फिर ये इनफ्लो कहलाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में? इस तरह से आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो मैं यहाँ बता दूं बच्चों आपको कि जब कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो अपने प्रॉफिट्स को ही कैपिटलाइज करके शेयर इशू करती है, यानी प्रॉफिट्स को ही शेयर्स में कन्वर्ट करती है। तो इससे ना ही कंपनी के पास कोई पैसा आता है ना ही कोई पैसा जाता है। तो जब कोई इन्फ्लो ही नहीं है तो इन्फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऑप्शन बी, सी, डी तो आपके अपने आप ही कैंसिल हो गए। तो ले दे के आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, नो इफेक्ट। ठीक है, देयर विल बी नो इफेक्ट इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट इज ओनली ए कन्वर्जन ऑफ प्रॉफिट्स इनटू शेयर्स। ठीक है, कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ गई है, प्रॉफिट रिड्यूस हो गए हैं, बट ना ही कोई कैश आया है ना ही कोई कैश गया है। क्लियर है बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो बहुत काम की बात है ये बोनस शेयर वाली बात, ध्यान रखिएगा इसको।